बच्चों नीट सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन है आज का। द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। कहता है एक स्टोरेज बैटरी है और उसका जो ईएमएफ है वो ईएमएफ 12 वोल्ट है। तो हम लोग डेटा को लिख लेते हैं। पहले ईएमएफ 12 वोल्ट है, तो EMF बोले तो E ये है 12 वोल्ट। उसके बाद कह रहा है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस बोले तो स्मॉल r 0.4 ओम है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, यानी करंट निकालना है हम लोग को। तो सिंपल है, करंट बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। क्या लिखते हैं बच्चों, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज यहाँ पे 12 वोल्ट का ईएमएफ है, बैटरी है, और रेजिस्टेंस उसका इंटरनल एक्सटर्नल बता नहीं रहा है, तो यानी ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4। तो डेसिमल को हटाते हैं, ऊपर में 1 0 बढ़ा दो तो नीचे क्या हो जाएगा 4, और 4 3 जा 12, यानी ये 30 एम्पियर, यानी 30 एम्पियर करंट वो मैक्सिमम वो बैटरी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 3 ओम, इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर। ये एक रजिस्टर से कनेक्टेड है। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, what is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ इसको डायग्राम से समझाने का। हमारे पास एक सेल है और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू यहाँ हमें निकालना नहीं दिया हुआ है, और इस सेल का ईएमएफ यहाँ पता है। सेल का EMF जो है वो 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी मालूम है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल r 3 ओम है, ये 3 ओम, यानी ये ओमेगा होता है रेजिस्टेंस के लिए सिंबल। अब कह रहा है कि ये जो रेजिस्टर है R वो कितना होगा, एक तो ये निकालना है और दूसरा सेल का TPD निकालना है। ये EMF है, दूसरा TPD को हम लोग V लिखते हैं, तो ये V निकालना है, ये R निकालना है। दो चीज हमें निकालना है और डेटा के शक्ल में हमें दो चीज यहाँ मेंशन है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे सर्किट में, हाँ करंट जो सर्किट में फ्लो कर रहा है वो करंट का वैल्यू दिया हुआ है। करंट यहाँ पे जो फ्लो कर रहा है वो करंट है 0.5 एम्पियर। ये सारा डेटा हमने वो बैठा दिया। अब जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि करंट बराबर जो होता है ये वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। क्या लिखते हैं हम लोग, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। करंट हमें पता है 0.5 एम्पियर, वोल्टेज यानी सेल का वोल्टेज EMF 10 वोल्ट है, अपॉन रेजिस्टेंस टोटल यानी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और बाहर में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो, जिसको हम लोग R प्लस R कहते हैं। इसको क्या लिखते हैं, E अपॉन R प्लस R। R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमें निकालना है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है, ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को R प्लस 3 को यहाँ लेके आ जाते हैं और ये 10 अपॉन ये 0.5 को यहाँ कर देते हैं। तो 0.5 का डेसिमल अगर हटाते हैं इधर करते हैं तो एक 0 ऊपर में आ जाएगा, एक 0 यहाँ आ गया और नीचे 5 आ गया, तो ये हो गया 20, यानी R प्लस 3 20 हो गया। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, ये 3 इधर आ जाएगा -3 हो जाएगा, तो ये हो गया 17 ओम। यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमारे सर्किट में है बच्चों वो 17 ओम का है। तो आराम से आप इसको लिख डालो। अगला क्वेश्चन है, एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। कहता है रूम टेम्परेचर में कोई रेजिस्टेंस है हीटिंग एलिमेंट्स का, हम गर्म कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जैसे
आपका हीटर वगैरह है, तो कह रहा है कि उसका जो रेजिस्टेंस है 100 ओम है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी, कहता है अगर रेजिस्टेंस इसका 117 ओम हो जाता है तो फिर एलिमेंट्स का टेम्परेचर कितना होगा। दिया हुआ है गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रजिस्टर इज इतना। तो यहाँ पे डाटा के शक्ल में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम डाटा देखेंगे तो सॉल्यूशन में हमें डाटा मालूम होना चाहिए। सबसे पहला जो टेम्परेचर है उसको हम T1 कहते हैं, ये 27 डिग्री सेल्सियस है। चाहे तो आप इसको केल्विन में चेंज कर सकते हो या नहीं तो आप सेल्सियस में रखोगे। अगर आप सेल्सियस में रखोगे तो आपका आंसर भी सेल्सियस में रहेगा। अब केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, अगर आप कर देते हो तो फाइनल टेम्परेचर जो है वो आपको केल्विन में ही आएगा। तो ये आपका डिग्री सेल्सियस में रहने दिया हमने 27 डिग्री सेल्सियस, और इस समय इसका रेजिस्टेंस जो है हीटिंग एलिमेंट्स का वो है 100 ओम। अब क्या करा, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी। अब कह रहा है कि अब इसका रेजिस्टेंस कुछ देर के बाद कितना मिला, 117 ओम। तो कह रहा है उस समय उसका टेम्परेचर कितना था, जिस समय उसका रेजिस्टेंस, चूंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस जब 117 था तो कह रहा है कि उस समय उसका टेम्परेचर कितना रहा होगा। और टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं ये दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अब सीधे हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं बच्चों। R2 इक्वल टू होता है R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। हमें T2 निकालना है, ये निकालना है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई बोले तो यहाँ R1 को मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर में R1 इंटू 1 R1 प्लस अल्फा इंटू R1 और T2 माइनस T1। अब ये R1 को इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 और इधर हो जाएगा R2 पहले से है, यहाँ पे R1 इधर कर दिया, इधर हो गया अल्फा R1 T2 माइनस T1, ये दोनों वैल्यू भी इधर की तरफ आ गया R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा R1 और इधर हो गया T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 पहले निकाल लेते हैं हम लोग। T1 तो हमें पता ही है 27 डिग्री है, बाद में निकाल लेंगे हम लोग। पहले इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो T2 माइनस 2 इधर कर दिया, ये हो गया R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा R1। तो अब ये वैल्यू हो गया R2 रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 117। तो ये हो गया 117 माइनस R1 का वैल्यू है 100 ओम। तो यहाँ पे हमने 100 करा। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1.7 10⁻⁻4। तो ये हो गया 1.7 10⁻⁻4 और उसके बाद है R1 का 1 सेकेंड वैल्यू हो गया 100। तो ये हो गया 100। अब इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। 117 माइनस 100 तो ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड अपॉन, अब ये जो है ये 17 में हम क्या करते हैं, इसको 17 हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। एक जीरो यहाँ से अगर हटा देते हैं तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी ये 17 हो जाएगा। अब ये 10 पावर यहाँ कितना हो गया -4 और यहाँ से एक जीरो हमने हटा दिया तो यहाँ पे हमारे पास 10 रह गया। अब ये दोनों कैंसिल हो जाता है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये 10 पावर -4 और यहाँ 10 पावर 1, तो यहाँ रह गया 10 पावर -3। चूँकि अंडर/1 है तो -4 + 1 करोगे -3, ऊपर कर लेते हैं तो ये 10 पावर 3 हो जाएगा, यानी 1000। इतना हो गया। हमें T2 निकालना है तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 1000 और ये T1 का वैल्यू इधर आ जाएगा तो T1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो T1 का वैल्यू हमें पता है, इनिशियल टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया 1027 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू हमें मिल गया। लिख लो, बहुत इजी है। कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, फार्मूला एंड थ्योरी का आइडिया आपको अच्छे से रहना चाहिए। अब जब भी न्यूमेरिकल्स बनाओ बच्चों, उससे कंसर्न टॉपिक का थ्योरीज को, आइडियाज़ को
वो फॉर्मूलाज को आप एक नज़र ज़रूर देख लो। आप उसको देख लेते हो ना तो आपको ये समझने में भी आसानी हो जाएगी, आप जो बना रहे हो तो आपको अच्छा भी लगेगा कि मेरे से बन रहा है, तो आप ये चीज़ को आप फील करोगे अपने अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, अ नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। कहता है 15 मीटर का एक वायर है, उसकी लंबाई 15 मीटर है, उसमें बहुत हल्का सा करंट, नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू दिस मच वायर, और उस वायर का जो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर है, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी, उसका रेजिस्टेंस मेजर किया गया 5 ओम है। What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? कहता है उस एक्सपेरिमेंट को जो हम लोग कर रहे हैं उस समय जो उसका टेम्परेचर, उसके हिसाब से उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या होगा। तो सबसे पहले हमें जो डेटा अवेलेबल है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ कितना है 15, यानी ये वायर का लेंथ है 15 मीटर, तो यहाँ 15 मीटर कर दिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी ए ये है 6 × 10⁻⁻7, 6.0 का कोई मतलब नहीं होता है, ये मीटर स्क्वायर है, और इसका रेजिस्टेंस जो पाया गया आर, ये पाया गया 5 ओम, 5 ओम उसका रेजिस्टेंस पाया गया। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी यानी रो का वैल्यू निकालना है। सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू L अपॉन A, तो हमें ये निकालना है, ये वैल्यू इधर आ जाएगा R × A, और ये L नीचे आ जाएगा, इधर क्या रह गया रो, यानी रो का वैल्यू हो गया RA अपॉन L। R का वैल्यू कितना है बच्चों, ये 5 ओम है, और उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 6 × 10⁻⁻7 अपॉन लेंथ है 15 मीटर, 15 मीटर। तो आप इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 3 जा 3 2 जा, यानी रेजिस्टिविटी कितना हो गया 2 × 10⁻⁻7, और रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है, ओम मीटर। लिख लो बच्चों इसको। अगला क्वेश्चन हमारा है, a silver wire has a resistance of 2.1 ohm at 27.5 degrees Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degrees Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity of the silver. सबसे पहले हम लोग डेटा उतारेंगे। कह रहा है कि एक सिल्वर वायर है, उस सिल्वर वायर का रेजिस्टेंस है 2.1 ओम और टेम्परेचर दिया हुआ। इसका मतलब है कि T1 टेम्परेचर पर, T1 टेम्परेचर है 27.5 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2.1 ओम, एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, यानी सेकेंड टाइम टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, और इस समय इसका रेजिस्टेंस है 2.7 ओम। डिटरमिन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। फॉर्मूला क्या हमारे पास, R2 इक्वल टू, आप इसको याद रखोगे R1 1 प्लस अल्फा × T2 - T1, ये फॉर्मूला है हमारा। हमें ये निकालना पड़ेगा, हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें ये निकालना है, अल्फा निकालना है। तो अब इन सारे वैल्यूज को इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R1, उसके बाद प्लस हो जाएगा R1 अल्फा T2 - T1। अब ये R2 माइनस R1 करा, और बाकी इन वैल्यूज को चलो एक स्टेप में रहने देते हैं हम लोग, अल्फा और T2 - T1। अब ये T2 - T1 हमें अल्फा रखना है, तो अल्फा को रख देते हैं, बाकी ये वैल्यू इधर की तरफ डिवाइड हो जाएगा, यानी R2 - R1 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे R1 और T2 - T1, और ये हो जाएगा अल्फा। अब ये अल्फा का वैल्यू हमें निकाल लेना है, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा R2 - R1, वैल्यू बैठा तो R2 कितना है,
R2 है 2.7 माइनस R1 है 2.1 अपॉन R1, वंस अगेन R1 2.1 और उसके बाद है T2 माइनस T1। T2 कितना है? T2 है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और T1 है 27.5। अब बच्चों इसको आपको सिर्फ सॉल्व कर लेना, ये काम आप खुद करना चाहिए, आप इसको खुद करके सॉल्व कर लेना है। 2.7 में से ये माइनस कर दो, 2.1 है और 100 में इतना माइनस करके इसको आप सॉल्व कर लो और यूनिट देना है इसका, अल्फा का यूनिट है डिग्री सेल्सियस इनवर्स। आप इसको सॉल्व करके यहाँ बैठा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारा सा, दुलारा सा, बहुत अच्छा सा। अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम connected to 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius? Temperature coefficient of the resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is इतना, यानी अल्फा का वैल्यू दिया। देखो बच्चों ये क्वेश्चन पहले समझ लो। कह रहा है हीटिंग एलिमेंट है और वो किसी सोर्स से जुड़ा हुआ जहां से करंट सप्लाई दे रहा है, वो सोर्स का वैल्यू है 230 वोल्ट, वहां से इसको करंट मिल रहा है और इनिशियली उसका करंट का वैल्यू है कितना 3.2 एम्पियर और कुछ सेकंड के बाद वो करंट जो है वो सेटल हो जाता है स्टेडी करंट में, मतलब एक यूनिफॉर्म करंट मिलने लगता है 2.8 एम्पियर का। तो व्हाट इज द स्टेडी करंट ऑफ द हीटिंग, व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द नाइक्रोम इज दिस। इसको ऐसे समझ लो, मान लो हमारे पास कोई हीटिंग एलिमेंट है दिस रेजिस्टेंस और इसको हमने एक सोर्स से सेल से जोड़ दिया है। सेल का यहाँ पे मान लो ईएमएफ कितना है 230 वोल्ट और ये जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी ये सप्लाई दे रहा है कितना 230 वोल्ट से और करंट कितना दे रहा है इनिशियली वो करंट दे रहा है 3.2 एम्पियर और कुछ देर के बाद वो करंट सेटल डाउन हो जाता है और वो होता है 2.8 एम्पियर। कुछ देर के बाद, कुछ सेकंड के बाद वो करंट का वैल्यू डाउन होके हो जाता है 2.8 एम्पियर। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द रूम टेम्परेचर इज दिस। टेम्परेचर कहता है ये जो टेम्परेचर चूंकि जब करंट चलने लगता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। तो अब सवाल है कि स्टेडी टेम्परेचर क्या था एलिमेंट का, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो ये फिगर हमें बताता है कि ये सर्किट है और सर्किट में जो हमारा सोर्स है उसका वोल्टेज है 230 एम्पियर और करंट चलना शुरू करता है। स्टार्टिंग में करंट हमारा यहाँ शो करता है 3.2 एम्पियर और एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद कुछ देर के बाद जो है फिर वो करंट का वैल्यू घट के 2.8 एम्पियर हो जाता है। कारण ये है कि जब करंट चलने लगता है तो इनिशियली तो रूम टेम्परेचर रहता है, रूम टेम्परेचर इसका है, शुरू का टेम्परेचर है कितना 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है और जब करंट चलने लगता है तो ये जो वायर है वो गर्म हो जाता है। जो ही गर्म होगा रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि जब करंट इतना 2.8 हो जाता है उसके बाद करंट इतना ही फ्लो करता है, उस समय उसका टेम्परेचर कितना रहा होगा, यानी हमें T2 निकालना पड़ेगा। उस समय कितना टेम्परेचर रहा होगा जिससे उसका करंट का वैल्यू घट गया, T2 निकालना है। तो सबसे पहले हमें T2 निकालना है, T1 दिया हुआ है तो हमें एक फॉर्मूला समझ में आता है कि हम लोग यहाँ से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये R2 बराबर होता है R1 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। तो ये इस फॉर्मूला से हम लोग ये सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। चूंकि हमें अल्फा दिया हुआ है, T1 पता है, R1 R2 का वैल्यू हमें
इन डेटा से हम लोग निकाल लेंगे। दो केस से हम लोग R1 R2 का वैल्यू निकाल सकते हैं और टेम्परेचर कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू भी मेंशन है। तो यहाँ से हम लोग T2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन में देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले जो डाटा उसको लिखते हैं। इनिशियल टेम्परेचर रूम का 27 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल करंट सर्किट में I1 और वो है 3.2 एम्पियर। अब यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस क्या रहा होगा ये पता करना है। उसके बाद सेकेंड टाइम टेम्परेचर क्या रहा होगा जब करंट हुआ कितना है, ये 2.8 एम्पियर है। तो इस समय हमें रेजिस्टेंस पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, चूँकि V = IR का फॉर्मूला से हम लोग यहाँ से ये वैल्यू को निकाल सकते हैं, V = IR से। तो V = IR से अगर वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग ओम के नियम से V = क्या लिखते हैं, IR। यहाँ से हमें R निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। अगर हम बोलेंगे ये R हमारा R1 है तो ये हो जाएगा V1/I1। सर्किट में तो हमारा एक ही सोर्स है, 230 का ही सोर्स है, वोल्टेज 230, और I1 करंट कितना है हमारा 3.2। अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेना पड़ेगा। चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, मैं आपको हिंट देता हूँ। उसके बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा अगेन। अब अगेन लिख दो। अगेन लिखने के बाद आप फिर यहाँ R2 लिखोगे। R2 बराबर क्या लिखेंगे, V2/I2। V2 हमारा सोर्स तो वही है, सोर्स चेंज नहीं हुआ है, 230 ही रहेगा, और I2 का वैल्यू हो जाएगा 2.8। अब यहाँ से ये वैल्यू सॉल्व कर लो और यहाँ से ये वैल्यू सॉल्व कर लो, ये R1 R2 हमें मिल जाएगा। अब ये R1 R2 आप यहाँ रख दोगे, R2 यहाँ रख दोगे, अल्फा मेंशन है, T1 पता है, तो T2 हमको आराम से मिल जाएगा। बाकी काम आप बच्चों खुद करो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको सिर्फ कैलकुलेशन रह गया, मैंने सारा कुछ बता दिया, आप इसको अपने से कैलकुलेट कर लो। सिर्फ जोड़ घटा गुना भाग ही रह गया, आप आराम से कर सकते हो। तो इस तरह से हमारे साथ आप बने रहें। ये जो नीट स्पेशल सीरीज़ में आपको दे रहा हूँ बच्चों, ये आपका फंडा बेहतर तरीके से आप क्लियर करो। और जब भी ये टॉपिक आप देखो, हमारे चैनल में आके इन क्वेश्चंस को देखो, तो पहले कोशिश ये करो कि इससे कंसर्न जो भी फॉर्मूला थ्योरी है उसको आप ज़रूर देख लो, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। जब आप सम बनाते हो, सॉल्व किया हुआ मिलता है, तो आपका हर एक स्टेप आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन चीज़ कहाँ से आ रहा है। तो मेरा एक अपना एक सजेशन है कि आप किसी भी न्यूमेरिक्स को, कोई भी चैनल में जाके कोई भी आप देख रहे हो, तो उससे कंसर्न जो भी टॉपिक देख रहे हो, पहले उसके थ्योरीज़ को, आइडियाज़ को थोड़ा कंसेप्चुअली आप पहले देख लो। उसके बाद जब ये आप देखोगे तो हर स्टेप्स में आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे आगे बढ़ाया गया है। तो इस तरह से हमारे साथ आप बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।